Okay, NSAIDs. So NSAIDs are the non-steroidal anti-inflammatory drugs. Non-steroidal anti-inflammatory drugs. This is the NSAID, right? अब ये जो NSAIDs है, तो ये टॉपिक आपको केडी त्रिपाठी में चैप्टर नंबर 14 है. चैप्टर नंबर 14, 88th एडिशन ऑफ केडी त्रिपाठी. ओके, सो चैप्टर 14 नॉन स्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एंड एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स. तो केडी त्रिपाठी से भी एक बार आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए, ये चैप्टर आप पढ़ लीजिए. ओके, नाउ so the non-steroidal anti-inflammatory drugs possess antipyretic, analgesic and anti-inflammatory effects. Okay, non-steroidal anti-inflammatory drugs possess antipyretic, analgesic and anti-inflammatory effects. Okay, इसके अलावा एस्पिरिन जो NSAID ड्रग है, एस्पिरिन, ओनली एस्पिरिन, नॉट अदर NSAID. तो एस्पिरिन की एक और एक्टिविटी है, एंड वो एक्टिविटी क्या है? That is, it is antiplatelet. Aspirin is an antiplatelet agent. Aspirin के अलावा दूसरा कोई भी NSAID नहीं है जो कि एंटीप्लेटलेट इफेक्ट देता है. ओनली एस्पिरिन ही ऐसा NSAID है जो एंटीप्लेटलेट इफेक्ट देता है. दूसरा कोई भी NSAID एंटीप्लेटलेट इफेक्ट नहीं देता. ओके, इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. सो NSAID के बारे में आप लोग जानते हो कि NSAID ये कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है. तो NSAID साइक्लोऑक्सीजनेजेस एंजाइम्स को इनहिबिट करता है. ओके, नाउ अबाउट साइक्लोऑक्सीजनेजेस एंजाइम. तो जो साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम, COX1 एंड COX2. यू नो COX1 एंड COX2. ओके, COX1 जो होता है ये एंजाइम फिजियोलॉजिकल रोल में इंपॉर्टेंट है. फिजियोलॉजिकल, ओके, फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए COX1 एंजाइम इज इंपॉर्टेंट. ओके, फिजियोलॉजिकल रोल है, मतलब COX1 एंजाइम जिस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए जरूरी है. ओके, COX1 एंजाइम जिन प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस करता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए जरूरी होते हैं. ओके, एंड COX2 जो एंजाइम है, इट इज कंसिडर्ड एज पैथोलॉजिकल. पैथोलॉजिकल मतलब डिसीज कॉजिंग. पैथोलॉजी का मतलब आपको पता है, पैथोलॉजी मतलब डिसीज. ओके, स्टडी ऑफ डिसीज, तो ये पैथोलॉजिकल होता है. पैथोलॉजिकल, COX2 इज पैथोलॉजिकल. मतलब COX2 एंजाइम, ये जो COX2 एंजाइम है, तो COX2 एंजाइम जिस प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोड्यूस करता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व रहते हैं. किसमें? पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन, इस तरह की जो पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस है, ओके, इसमें इन्वॉल्व होते हैं. सो पैथोलॉजिकल, इसके लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो COX2 एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल. ओके, एंड जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है प्रोस्टाग्लैंडिन के, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में क्या है? तो जैसा गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव रोल है, गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E1, राइट, गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव. तो प्रोस्टाग्लैंडिन का गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव रोल क्या है, ये हम लोगों ने अल्सर में पढ़ा है. कहाँ पे पढ़ा है? अल्सर में. सो अल्सर में तो यहाँ पे नॉर्मली COX1 जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज करता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन का गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव रोल होता है. ओके, गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव रोल कैसे होता है? तो यहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, वो म्यूकस सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं, राइट, म्यूकस सिक्रेशन. देन बाइकार्बोनेट सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं, बाइकार्बोनेट. देन जो म्यूकोजल ब्लड फ्लो है, म्यूकोजल ब्लड फ्लो, वो म्यूकोजल ब्लड फ्लो को इंक्रीज किया जाता है. देन जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, गैस्ट्रिन, तो गैस्ट्रिन हार्मोन को यहाँ पे डिक्रीज किया जाता है, राइट. सो इस तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं. तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन गैस्ट्रो प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, गैस्ट्रो प्रोटेक्शन में स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं, तो दैट इज अ फिजियोलॉजिकल रोल, नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, एंड उसके लिए COX1 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है. इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस है, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस या फिर जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन, या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में भी प्रोस्टाग्लैंडिन का
फिजियोलॉजिकल रोल है, नॉर्मल रोल है। यूरिनेशन में भी प्रोस्टाग्लैंडिन का फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल रोल है। तो जो कॉक्स एंजाइम्स होते हैं, तो कॉक्स एंजाइम में कॉक्स 1 इज फिजियोलॉजिकल, जो कि नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए जरूरी होते हैं, एंड कॉक्स 2 एंजाइम जो है ये पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल मतलब इसके वजह से पेन फीवर इंफॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ नाउ ये जो कॉक्स 1 है, कॉक्स 1 एंजाइम इज कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम। कॉक्स 1 इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम, ये कॉन्स्टिट्यूटिव है। ओके, कॉक्स 1 इज कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम, कॉन्स्टिट्यूटिव। और जो कॉक्स 2 है, दैट इज कॉक्स 2 इज इंडक्टिव एंजाइम, इंडक्टिव। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूटिव और इंडक्टिव में क्या फर्क है? तो कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स ये ऑलवेज जरूरत हो या न हो हमेशा सेल में रहते हैं। ऑलवेज, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेल, ऑलवेज 24 आवर्स ये सेल्स में अवेलेबल रहते हैं कॉक्स 1। ओके, दे आर कॉन्स्टिट्यूटिव, उनकी जरूरत हो न हो, ओके, तो भी वो सेल में प्रेजेंट रहते हैं। एंड कॉक्स 2 जो रहते हैं, कॉक्स 2 ये ट्रेस अमाउंट में सेल में रहते हैं, बहुत कम अमाउंट में सेल में रहते हैं। बट जब कभी सेल को डैमेज होता है, जब कभी भी सेल को डैमेज होता है, कोई इंजरी हो जाती है, ओके, या कोई इनका स्टिमुलेशन आता है, स्टिमुलेशन कोई स्टिमुलेंट आता है, तब इनका जो क्वांटिटी वो बढ़ जाता है, इनका क्वांटिटी बढ़ जाता है। ओके, मतलब जब कोई हार्म होता है, कोई इंजरी होती है, कोई स्टिमुलेशन आता है, तब कॉक्स 2 का लेवल जो है वो सडनली इंक्रीज होता है सेल के अंदर में। दैट्स व्हाई कॉक्स 2 एंजाइम इज एन इंडक्टिव एंजाइम। ओके, देन अब ये कॉक्स एंजाइम किस तरह से एक्ट करते हैं? तो जैसे आपको पता है आपको कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर में फॉस्फोलिपिड होता है। सेल मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ओके। अब ये फॉस्फोलिपिड्स है, इस फॉस्फोलिपिड्स पे फॉस्फोलाइपेज नाम का एंजाइम एक्ट करता है। फॉस्फोलाइपेज, कौन सा एंजाइम? फॉस्फोलाइपेज ए एंजाइम एक्ट करेगा फॉस्फोलिपिड पे, एंड ये फॉस्फोलिपिड्स है देन अराचिडोनिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। किसमें? अराचिडोनिक एसिड, ओके, अराचिडोनिक एसिड। अब ये जो अराचिडोनिक एसिड है इसके ऊपर में कॉक्स एंजाइम एक्ट करता है। ओके, यहाँ पे कॉक्स एंजाइम जो है साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम कॉक्स 1 कॉक्स 2 एंजाइम एक्ट करता है, एंड यहाँ पे प्रोस्टेनॉइड फॉर्म होता है, तो यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन H फॉर्म होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन H, ओके, प्रोस्टेनॉइड भी बोला जाता है इसको। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन H यहाँ पे फॉर्म होता है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन H है, फिर इस प्रोस्टाग्लैंडिन H पे डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करते हैं। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन H पे प्रोस्टाग्लैंडिन E सिंथेटेज, प्रोस्टाग्लैंडिन E PGE सिंथेटेज अगर एक्ट करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन E बन जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे F2 अल्फा है, ओके, PGD2 है, PGF2 अल्फा है, PGI2 है, TXA2 है, तो ये जो है PGD2, PGF2 अल्फा, PGI2, TXA2, PGE2, इनके एंजाइम्स जब एक्ट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन H2 पे, तो फिर ये सभी प्रोस्टाग्लैंडिन वहां पे बन जाते हैं। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ कॉक्स एंजाइम। ओके, नाउ अब जब हम लोग NSAID ड्रग देते हैं तो NSAID ड्रग्स क्या करते हैं? तो NSAID ड्रग्स, ओके, NSAID ये ड्रग्स यहाँ पे कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ओके, कॉक्स एंजाइम को। और यदि यहाँ पे कॉक्स एंजाइम इनहिबिट होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस नहीं होगा, जिसके वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होने की वजह से जो पैथोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस में जो इन्वॉल्व रहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, जो है पेन फीवर इंफ्लेमेशन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन इन्वॉल्व रहते हैं उनका भी सिंथेसिस नहीं होगा, पेन फीवर इंफ्लेमेशन, राइट। उसी के साथ में जो फिजियोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन है उनका भी सिंथेसिस नहीं होगा। अब पेन फीवर इंफ्लेमेशन में जो इन्वॉल्व है प्रोस्टाग्लैंडिन, उनका सिंथेसिस नहीं होता है, तो हमें एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट मिलेंगे। एंड जो फिजियोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन है, फिजियोलॉजिकल, तो उनका सिंथेसिस यदि नहीं होता है
तो हमें अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, राइट। तो दोज आर दी साइड इफेक्ट्स। या गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा, हाइपर एसिडिटी होगी, तो वो साइड इफेक्ट्स होता है। ओके, तो इस तरीके से एनएसएआईडी ड्रग्स यहाँ पे एक्ट करते हैं। ओके, नाउ एनएसएआईडी ड्रग्स में भी, एनएसएआईडी ड्रग्स में मोस्टली जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन, तो एस्पिरिन जो है ये ड्रग कॉक्स एंजाइम को, पर्टिकुलरली कॉक्स 1 को ज्यादा क्वांटिटी में, ओके, कॉक्स 1 को ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है, इरिवर्सिबली। कॉक्स 2 को भी करता है, बट कॉक्स 1 को ज्यादा करता है, कॉक्स 2 को कम करता है, इरिवर्सिबली। ओके, इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है। एस्पिरिन कॉक्स एंजाइम को इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है, पर्टिकुलरली कॉक्स 1 को ज्यादा करता है एज कंपेयर टू कॉक्स 2। एंड जितने भी अदर एनएसएआईडीज है, अदर देन एस्पिरिन, वो सभी कॉक्स एंजाइम को रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं। कैसे करते हैं? रिवर्सिबली। ओके, अदर देन एस्पिरिन, जितने भी दूसरे एनएसएआईडीज है वो सभी कॉक्स एंजाइम को रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं, और एस्पिरिन जो है वो कॉक्स को इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है। नाउ यहाँ पे एस्पिरिन जो है वो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट भी देता है, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। ओके, तो एस्पिरिन का ये जो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है ये हमें क्यों मिलता है? दूसरे जितने भी एनएसएआईडीज है उनका एंटी प्लेटलेट इफेक्ट हमें नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर में, जैसे ये प्लेटलेट्स है, तो प्लेटलेट के अंदर में कॉक्स 1 एंजाइम जो है इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2, TXA दैट इज थ्रोम्बोक्सिन। ओके, प्लेटलेट्स के अंदर में कॉक्स 1 एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है TXA के सिंथेसिस के लिए, थ्रोम्बोक्सिन के सिंथेसिस के लिए। ओके, नाउ ये TXA का क्या रोल है? तो TXA जो है यह प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है एंड एग्रीगेशन करता है। क्या करता है? एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, इसमें भी ये इन्वॉल्व है। ओके, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट। ओके, कौन? TXA। नाउ जब हम लोग एस्पिरिन देते हैं और ये एस्पिरिन जब प्लेटलेट में एंटर करता है, किसमें एंटर करता है? प्लेटलेट में। तो एस्पिरिन जब प्लेटलेट में एंटर करेगा तो ये कॉक्स को इनहिबिट कर देगा। ओके, कॉक्स को इरिवर्सिबली इनहिबिट करेगा, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब क्या करेगा? कॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। एस्पिरिन कॉक्स 1 एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है, और कॉक्स 1 एंजाइम यदि डिस्ट्रॉय होता है वो भी इरिवर्सिबली डिस्ट्रॉय होता है, तो फिर TXA का सिंथेसिस नहीं होगा, और TXA का सिंथेसिस नहीं होगा तो जो एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट है वो स्लो हो जाएगा या वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट हमें मिलेगा। नाउ यहाँ पे जो कॉक्स 1 एंजाइम है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो फिर प्लेटलेट में नया एंजाइम क्यों नहीं बनता? फिर से सिंथेसिस क्यों नहीं होता है? अगर ठीक है कॉक्स 1 डिस्ट्रॉय हो गया, हो जाने के बाद में फिर से सिंथेसिस कर लेना चाहिए, फिर से उसका सिंथेसिस होना चाहिए। बट प्लेटलेट में कॉक्स 1 एंजाइम एक बार डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसका दोबारा सिंथेसिस नहीं हो पाता, दोबारा सिंथेसिस नहीं हो पाता है कॉक्स 1। इसका क्या कारण हो सकता है? एनीबॉडी, कोई बता सकता है कि प्लेटलेट में एक बार यदि कॉक्स 1 एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरी तरीके से, तो प्लेटलेट्स उसको दोबारा सिंथेसाइज क्यों नहीं करती है, दोबारा उसका प्रोडक्शन क्यों नहीं कर लेती? क्या कारण हो सकता है? What can be the reason? Anybody? Should I repeat the question? बता सकते हो? Yes? Anybody? कोई बताएगा कि प्लेटलेट्स में एस्पिरिन जब प्लेटलेट्स के अंदर में कॉक्स 1 को डिस्ट्रॉय कर देता है तो फिर प्लेटलेट्स दोबारा कॉक्स 1 सिंथेसाइज क्यों नहीं कर सकता? क्या कारण होगा? एनीबॉडी? क्या लॉजिक है आपका? क्यों ऐसा होता नहीं है कि कॉक्स 1 डिस्ट्रॉय हो गया फिर से बना लेंगे, तो प्लेटलेट्स दोबारा नहीं बना सकता कॉक्स 1 को? क्यों? क्या कारण है? एनीबॉडी? क्या लगता है आपको? यस, तो इसका रीजन है कि जो प्लेटलेट्स होती है, तो प्लेटलेट्स में नो न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, अगर प्लेटलेट्स को एंजाइम को सिंथेसाइज करना है तो वहां पे उसको
उसको सिंथेसाइज करने के लिए न्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी, एंड प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, देयर इज नो न्यूक्लियस इन द प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो प्लेटलेट का लाइफ स्पैन नियर अबाउट 10 डेज का होता है। नियर अबाउट 10 डेज का लाइफ स्पैन होता है प्लेटलेट्स का। तो जब एक बार यदि प्लेटलेट्स में जो कॉक्स-1 एंजाइम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके बाद में जब 10 डेज के बाद में नई प्लेटलेट्स बनेगी, न्यू प्लेटलेट्स बनेंगे, तो नए प्लेटलेट्स में जो कॉक्स-1 आएगा वो आ जाता है। ओके, जितना आना है वो उतना आ जाता है, लेकिन उसका सिंथेसिस दोबारा नहीं होता है प्लेटलेट्स में। तो प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहाँ पे जो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है एस्पिरिन का, उसको हमने डिस्कस किया है। ओके, तो यहाँ पे ये जो बेसिक्स है NSAID का, उसको हम लोग रीड कर लेते हैं अभी। ओके, वी विल रीड इट। चलिए, तो देखिए, तो दे एक्ट, मतलब NSAID एक्ट बाय इनहिबिटिंग cyclooxygenase COX-1 and COX-2 enzymes, thereby disrupting the production of prostaglandins, which are important mediators of pain, fever and inflammation. Okay, ठीक है? Okay, then अब ये classification of NSAIDs according to their selectivity for COX, according to their selectivity for COX. Okay, COX-1, COX-2. So यहाँ पे पहला जो क्लास है नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर्स, नॉन सिलेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे नॉन सिलेक्टिव का क्या मतलब है? तो नॉन सिलेक्टिव का मतलब है कि COX-1 एंड COX-2 दोनों को भी इनहिबिट करेंगे। किसको? COX-1 एंड COX-2 दोनों को भी इनहिबिट करते हैं। ओके, देन प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स, प्रेफरेंशियल COX-2 मतलब COX-2 को ज्यादा इनहिबिट करेंगे एज कंपेयर टू COX-1। देन सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स पर्टिकुलरली COX-2 को ही इनहिबिट करते हैं, COX-1 को नहीं करते हैं। ओके, सो नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर्स में एग्जांपल्स है एस्पिरिन, इंडोमिथासिन, डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, नाप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, फ्लोरबाइप्रोफेन, मेफेनेमिक एसिड, ऑक्सीफेनबिटाजोन, फिनाइलबिटाजोन, पायरोक्सिकैम, टेनोक्सिकैम, कीटोरोलैक। तो जितने भी एग्जांपल्स है आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये एग्जांपल्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर कौन सा है। ओके, देन aspirin has more potency against COX-1 enzyme. It inhibits COX irreversibly, while other NSAIDs are reversible COX inhibitors. Okay. उसके बाद में preferential COX-2 inhibitors. Preferential COX-2 inhibitors examples nimesulide, nabumetone, meloxicam, aceclofenac, etodolac. Okay. Then selective COX-2 inhibitors. तो selective में examples है, मतलब they inhibit COX-2 enzyme only. Example celecoxib, etoricoxib, parecoxib, coxib. Coxib are selective COX-2 inhibitors. Okay, coxib. So ये एक पहला क्लासिफिकेशन हुआ है यहाँ पे। Now second क्लासिफिकेशन है chemical classification of NSAIDs. Okay, chemical classification. तो ये जो chemical classification है that we will study tomorrow. कल हम लोग इसको chemical classification and ये जो NSAID चैप्टर है इसको कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है?